मेरे प्रिय बच्चों, आज हम लोगों को पढ़ना है इसमें कक्षा 12वीं का अध्याय 3 विद्युत रसायन अर्थात इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस यूनिट में जो मुख्य पॉइंट होंगे जिनको कि हम लोगों को पढ़ना है उसको यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। पहले नंबर 1 में लिखेंगे हम लोग ऑक्सीकरण। सबसे पहले नंबर प्रथम हम लोगों को देखना है इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नंबर 2 अपचयन। नंबर 3 रेडॉक्स अभिक्रिया। नंबर 4 गैल्वेनिक सेल। 5 इसके बाद में सेल का प्रदर्शन। यहाँ पर आपका होगा यूनिट 3 विद्युत रसायन। तो अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं, पहले से क्या पढ़े हुए हैं, इसकी क्या हम लोगों के लिए आवश्यकता है या इसको हमारे लिए क्यों पढ़ना ज़रूरी है। ध्यान रखेंगे इसमें 11वीं क्लास के 8वें अध्याय में हम लोगों ने इसमें से इन तीनों पॉइंटों को पढ़ा था। इनको हम केवल एक याददाश्त के रूप में लाएंगे, क्योंकि इस यूनिट में आप जितने भी पढ़ेंगे, जो कुछ भी पढ़ेंगे, वो सभी आपके इन तीनों पर डिपेंड रहेंगे, अर्थात ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स रिएक्शन, मीन्स ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन पर। ठीक, इसलिए हम लोगों को सबसे पहले देखना होगा कि ये तीनों ही बेसिक रूप से क्या होते हैं। फिर इसके बाद में जब ये बनने लगेंगे तो हमको देखना होगा एक गैल्वेनिक सेल, अर्थात ये सेल क्या है, कैसे बनता है, इसकी संरचना कैसी रहती है या इसकी कार्यविधि क्या है, इसका उपयोग कहाँ होता है। इन सभी बिंदुओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और फिर इस सेल का प्रदर्शन कैसे करते हैं और इसकी कार्यविधि क्या होती है। तो इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग यहाँ पर अभी चर्चा करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पॉइंट में आपका दिया हुआ है इसमें ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अर्थात ऑक्सीडेशन। हम लोगों के पास में बहुत सारी क्रियाएं आती हैं, रासायनिक क्रियाएं, जिनको हम संपन्न कराते हैं और उनके बारे में जानते भी हैं कि कौन सी अभिक्रिया किस प्रकार की है, कौन सी है। जैसे अभी तक पहले हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें योगात्मक अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, और उसी में लास्ट में अपचयन उपचयन रिएक्शन के नाम से भी हम लोग पढ़ते थे, जिसमें ये ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएँ आती हैं, अर्थात रिडक्शन रिएक्शन आता है। तो ध्यान देंगे, इसकी परिभाषा बहुत आसान है। यहाँ से हम लोगों को बिल्कुल ऐसे चलना है कि एक बार पढ़ने के बाद हमको दोबारा ये भूले ना, और नहीं भूलेगा, आप इसको श्योरली देखेंगे। ध्यान दें, कोई भी रिएक्शन आप लेके करा रहे हैं उसमें से आपको केवल एक बिंदु पकड़ना है, एक पॉइंट पकड़ना है। यदि उस क्रिया द्वारा इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है, ध्यान देना, यदि किसी क्रिया में इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है, अर्थात दूसरी भाषा में इसी को देखेंगे, परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन को फ्री कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है, त्याग कर रहा है, वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। फिर से देखेंगे, यदि किसी क्रिया में इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है, फ्री हो रहा है, अर्थात परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर रहा है, तो वो हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। चलिए इसको उदाहरण में देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने एक परमाणु ले लिया है जिंक, इसकी अभी ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है। दोनों तरफ से देखेंगे हम लोग, जिससे कहीं न कहीं रिएक्शन में फंस जाए। दूसरा मान लीजिए आपके पास में एक कॉपर एक प्लस चार्ज में है, मीन्स क्यू प्लस आयन, दोनों हो गए।
अब इसके बाद में जैसे इससे एक इलेक्ट्रॉन को आप निकालते हैं या 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है 2+ और +2 इलेक्ट्रॉन बाहर हुए, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। दूसरे में देखेंगे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन तो इसका पहले ही निकला हुआ है, Q+ आयन है। अब इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालिए आप, तो Cu+ से जब एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तो Cu2+ मीन्स Q+ आयन से Q आयन में कन्वर्ट हो जाता है और प्लस इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा इसमें, ऐसी क्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है, मुक्त हो रहा है, पहला नंबर हो गया। दूसरा हम लोग क्या देख रहे थे इसमें, किसी परमाणु या आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करने की क्रिया, तीसरा स्टेप देखिए। इसी में परिभाषा के तौर पर आप देखेंगे इसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी भी परमाणु या आयन के ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, ध्यान देंगे इसमें पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीजिंग होगी या ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होती है भी कहेंगे तो सही रहेगा। ध्यान दें, जैसे यहाँ पर हो गया जिंक का 0 है, यहाँ पर कॉपर का +1 है, तो जिंक यहाँ पर 0 से कितना हो गया, +2 हो गया। मीन्स क्या हो रहा है इसमें, इंक्रीजिंग हो रही है, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर इसमें इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक, अर्थात ये आपका क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। दूसरे में देखिए यहाँ पर लिए आप Q+ आयन, अर्थात जिसमें से ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, चार्ज 1+ लगा हुआ है। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो इसमें हो जाता है चार्ज 2+, अर्थात यहाँ पर भी देखेंगे 1 + 2 अर्थात 1+ की इंक्रीजिंग हुई है, इसमें भी ग्रोथ हो रही है। तो इस तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये दोनों रिएक्शन हमारे क्या होंगे, ऑक्सीडेशन, क्या होंगे, ऑक्सीडेशन होंगे। इस तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन छोड़े जाएंगे, अर्थात इनके प्लस चार्ज में वृद्धि होगी। दूसरे नंबर को देखते हैं हम लोग। दूसरा इसमें है अपचयन। अपचयन रिडक्शन रिएक्शन है, ध्यान रखेंगे। इसमें रिडक्शन रिएक्शन में जस्ट इसी का आप अपोजिट कर देंगे तो आ जाएगा। ध्यान दें, जैसे हम लोग ऑक्सीडेशन में पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन फ्री किए जाते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट किया जाता है। अर्थात ऐसी क्रिया जिसमें परमाणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है। सिंपल बोलिए, ऐसी क्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है, ये भी सही हो गया। तीसरे नंबर में जैसे इसमें देखेंगे कि जब क्रिया संपन्न होती है तो उसमें से यदि ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो रही है तो मीन्स वहाँ पर रिडक्शन होगा। रिड्यूज मीन्स कमी, रिड्यूज मीन्स कमी, इसको कोडिंग में लेकर चलेंगे। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपने ले लिया है Cu, क्या ले लिए, Cu2+ +1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन कर लीजिए, तो यहाँ पर हो जाता है Cu0, सॉलिड स्टेट में आ गया। इसी तरह से जैसे आप इसमें से क्लोरीन को ले लेते हैं, क्लोरीन चार्ज यहाँ पर 0 है, लेकिन जैसे ही इसमें आप प्लस करते हैं एक इलेक्ट्रॉन तो ये बदल जाता है क्लोराइड आयन में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्लोराइड आयन में। तो इस तरह से हम लोग अब इसको भी आप देखिए, जैसे इसकी व्याख्या कर रहे थे आप, जस्ट उसी तरह से सेम देखना है इसको भी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे आपने क्या देखा है कि क्यूप्रिक आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। अर्थात अब दूसरी तरफ से देखिए, इसका यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है 2+ और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0, अर्थात इसके ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रही है, कमी हो रही है, रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूज हो रहा है, ठीक। अर्थात ये क्या होगा, अपचयन अभिक्रिया होगी, रिडक्शन रिएक्शन होगा। दूसरे में देखिए यहाँ पर इसका कितना है, 0 है, और जब क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है क्लोरीन से क्लोराइड में। किस में बदल जाता है, क्लोराइड आयन में बदल जाता है। तो इस तरह से क्या देख रहे हैं हम लोग, इसमें भी कमी हो रही है, अर्थात यहाँ भी रिडक्शन रिएक्शन होगा। अर्थात इन दोनों में कौन सा रिएक्शन होगा, ये आपका हो गया रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन में। तो रेडॉक्स 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। कितने वर्ड से मिलके बना हुआ है, 2 वर्ड्स। यहाँ पर थर्ड नंबर में हम लिख लेते हैं
रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें से देखेंगे जब आप रेडॉक्स वर्ड को तोड़ते हैं यहाँ से तो ये हो जाता है, ये इतना हो गया रिडक्शन और ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब इसके नाम को ध्यान में रखेंगे, अब नाम से ही पता चल जाता है। अर्थात ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ संपन्न होती हैं। कैसा होगा? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें रिडक्शन एवं ऑक्सीडेशन मीन्स अपचयन एवं उपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ संपन्न होती हैं, वो कहलाता है क्या? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहलाएगा? रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए इसको एग्जाम्पल पर देखते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके द्वारा देखते हैं। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर एग्जाम्पल में ले लिया है जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोडों को। ये आगे भी हम लोगों को काम आएंगे इसलिए इनको ले लेते हैं। तो इसमें से देखते हैं, जैसे जिंक हो गया आपका सॉलिड हो गया प्लस Cu2 प्लस। अब जैसे आप इनको, ये एक्वेटिक सोल्यूशन में हो गया, जली विलयन में हो गया, जैसे आप इसको रिएक्ट कराएंगे तो आगे ये कन्वर्ट हो जाता है Cu, यहाँ जिंक है, पहले जिंक को रख लीजिए आप, Zn2 प्लस एक्वेटिक सोल्यूशन में आ जाता है, ये आयनिक चार्ज में हो गया, प्लस यहाँ पर जैसे इससे निकलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स तो ये एक्सेप्ट कर लेता है और एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो जाता है Cu एटम में। अब आप इसमें देखिए कि कैसे दोनों रिएक्शन हो रहे हैं। जो परिभाषाएं हम लोग पहले देखे हैं उसी के आधार पर देखना है। फिर से एक बार सुन लीजिए। ऑक्सीकरण अभिक्रिया आपको इसमें पहचानना है और हमने परिभाषा बताया था कि ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें किसी परमाणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जाता है। अर्थात अब यहाँ पर कैसे पहचानेंगे? हम इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो हमारी दूसरी परिभाषा जो थी हम लोगों की वो साथ आएगी। जैसे दूसरे में हम लोगों ने क्या बताया था? यदि किसी परमाणु या आयन के ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रहा है, तो निश्चित तौर से वो क्या होगा? ऑक्सीकरण। और यदि ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो रही है, रिडक्शन हो रहा है, तो निश्चित तौर पर वो क्या होगा? रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें देखिए 0 है और यहाँ पर कितना है? 2 प्लस, अर्थात इसमें इंक्रीजिंग हो रही है। अर्थात यहाँ पर रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अर्थात ऑक्सीडेशन भर लिख लीजिए शॉर्ट में। तो ये हो गया। अब दूसरे को देखिए, कॉपर में यहाँ पर 2 प्लस है और यहाँ पर हो गया है ओनली 0। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? 0। अब अपने से सोचिए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या हो रहा है? देखिए बार बार इसको 2 + 2 कहाँ चला गया? 0 में। अर्थात क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, अर्थात कमी हो रही है। तो इसमें हो जाएगा रिडक्शन। क्या आ जाएगा? रिडक्शन हो गया। अब अपने से सोचिए, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऐसी रिएक्शन यहाँ पर हम लोगों ने लिया है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्रियाएं साथ साथ चल रही हैं। अर्थात इस प्रकार की अभिक्रियाएं मीन्स रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन व रिडक्शन रिएक्शन दोनों साथ साथ होते हैं, उसको कहते हैं हम लोग क्या? रेडॉक्स रिएक्शन। तो इन तीनों को ध्यान में रखना है क्योंकि जब इसको पढ़ेंगे हम लोग तो ये आएंगे। चलिए आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं अब गैल्वेनिक सेल क्या है। तो इसमें ध्यान रखना है, गैल्वेनिक सेल के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सामान्यतः हम लोगों के पास में 2 प्रकार के सेल आ जाते हैं, एक तो विद्युत अपघटनी सेल और एक हमारी ये गैल्वेनिक सेल। ध्यान देंगे, इस प्रकार के सेल जो होते हैं उनमें से रासायनिक ऊर्जा के आधार पर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। क्या होता है? ऐसी युक्ति होती है जिसमें रासायनिक ऊर्जा, ये विद्युत रासायनिक सेल क्या कहलाते हैं? ये विद्युत रासायनिक सेल का एक एग्जाम्पल है गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल। इसमें से तो अब इसकी संरचना में हम लोग देखेंगे क्या होता है। पहले देखिए इसकी परिभाषा में क्या है। विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है इसमें? इसके अंतर्गत गैल्वेनिक सेल ऐसी युक्ति जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है एवं उसका उपयोग किया जाता है। ध्यान देंगे, फिर से हमने क्या बोला है? ऐसी युक्ति
जिसमें रासायनिक ऊर्जा को किसमें ले जाते हैं हम, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, वो युक्ति कहलाती है हमारी, क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, गैल्वेनिक सेल। अर्थात यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है गैल्वेनिक सेल की संरचना और गैल्वेनिक सेल की कार्यप्रणाली। तो ध्यान देंगे, पहले इसको हम लोग गैल्वेनिक सेल की संरचना को पढ़ते हैं। तो इसमें से कुछ भी नहीं होता है, सिंपली इसमें दो पात्र रहते हैं जो हम लोगों भी बना लेते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट पात्र आपका, और एक पात्र में इसमें हम एक धातु की छड़ लगा देते हैं। अर्थात जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने जिंक का लगा लिया एक छड़, ये हो गया जिंक राड। ये क्या ले लिए आप, जिंक का एक राड हो गया आपका, इलेक्ट्रोड हो गया। और इसको फिर पात्र में इसी का साल्ट लेकर के डुबो देते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया जिंक सल्फेट, क्या हो गया आपका, जिंक सल्फेट हो गया, और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में इसको डुबो दिया गया। अब दूसरा पात्र ले लेते हैं, दूसरे पात्र में हम रख लेते हैं फिर से इसमें एक दूसरी मेटल अर्थात एक दूसरी धातु को ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें हम कापर ले लेते हैं, क्या ले लिए, एक कापर की छड़ ले लिए, रॉड ले लिए, ये हो गया यहाँ पर Cu रॉड हो गया। और इसी मेटल का कोई ना कोई सॉल्ट इसमें ले लेते हैं। अर्थात जैसे इसमें मान लीजिए इसमें ले लिया गया कॉपर सल्फेट। अब इसमें से ये एक्वेटिक सॉल्यूशन हो गया आपका, जली विलयन है, और यहाँ भी आपने इसका जली विलयन लिया हुआ है, एक्वेटिक सॉल्यूशन। क्लियर हो गया इतना। हम लोगों ने क्या लिया है, दो बर्तन लिए हैं, एक में जिंक की छड़ और जिंक सल्फेट में डुबो दिए, दूसरे में कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट में डुबो दिए। क्लियर हो गया। अब इसके बाद चलते हैं, फिर इसके बाद में इन दोनों को छड़ों को और इन दोनों विलयनों को केवल जोड़ देना है, इतना ही आपको ध्यान रखना है। ठीक, दो पात्र लेंगे, दोनों में एक एक धातु और उन्हीं के लवण डाल देते हैं। फिर दोनों इलेक्ट्रोडों को वोल्टमीटर द्वारा और दोनों विलयनों को लवण सेतु द्वारा जोड़ देते हैं। तो चलते हैं इसमें कैसे जोड़ेंगे इसको। ये मान लीजिए आपने एक वोल्टमीटर ले लिया, ये इसको विक्षेप को आप शो कर रहे हैं, यहाँ से इसको जोड़ दिए। दूसरे नंबर में आप एक यहाँ पर बना लेते हैं, क्या, लवण सेतु के लिए ये एक कांच की छड़ होती है जिसको हीट करके मोड़ लेते हैं, और इसमें फिर भर देते हैं जिलेटिन या एगर लेकर के, और उसमें KCl या अमोनियम नाइट्रेट वगैरह को लेकर के एक अर्ध ठोस मटेरियल बना लिया जाता है, मीन्स मिक्सचर, और उस मिक्सचर को इसमें भर देते हैं। भरने के बाद कुछ समय में वो हमारा अर्ध ठोस हो जाता है और उसको यहाँ पर ला करके हम व्यवस्थित कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका सॉल्ट ब्रिज। और इसके साथ में यहाँ पर तो आपको रिएक्शन भी लिखना होगा, चलिए नीचे लिख लेंगे। ये आपका हो जाएगा वोल्टमीटर के द्वारा आप इसको भी जोड़ चुके हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन कहाँ चलेंगे। ध्यान देंगे, आपने देखा था इसमें कि ऑक्सीकरण जिसमें होगा वो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और अपचयन जिसमें होगा वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो इसमें से जो जिंक होता है, अर्थात जो जिसमें ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होता है, वो हमेशा एनोड का काम करता है। अर्थात इसमें जिंक की छड़ यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके जिंक आयन के रूप में आ जाती है सॉल्यूशन में। अर्थात यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसके मूव करते हैं ऊपर की ओर, इस ओर आ जाते हैं जिंक के इलेक्ट्रॉन और जिंक 2+ आ जाता है सॉल्यूशन में। अब ये यहाँ से मूव करके यहाँ आते हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाते हैं, अर्थात कॉपर रॉड से हो करके सॉल्यूशन में। यहाँ पर रहता है कॉपर 2+ और प्लस सल्फेट आयन, और यहाँ पर भी जिंक प्लस सल्फेट आयन आ जाते हैं। अब इस तरह से आप देखेंगे इसमें कि पूर्णतः ये जो आप जिसमें एनोड का जो काम कर रहा है, ये एनोड हो गया, इसमें एनोड कैसा होगा, माइनस, और यहाँ पर जो कैथोड का काम कर रहा है, ये कैथोड कैसा होगा, प्लस होगा। क्लियर हो गया। अब इसके बाद में ध्यान देंगे, चलते हैं हम लोग इसके संरचना को देखते हैं फिर से एक बार। तो इसमें से दो पात्र होते हैं, एक पात्र में जिंक की छड़ व जिंक सल्फेट के सलूशन में, माने जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के सलूशन में डुबाया गया है, और दूसरे पात्र में कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया गया है। इन दोनों को वोल्टमीटर द्वारा बाह्य परिपथ के रूप में और दोनों विलयनों को लवण सेतु द्वारा जोड़ दिया जाता है।
दोनों को किसके द्वारा जोड़ देते हैं हम लोग? लवण सेतु द्वारा जोड़ दिया जाता है। इस तरह से आपका ये बनी हुई युक्ति कहलाती है क्या? क्या बनेगी ये? एक विद्युत रासायनिक सेल अर्थात गैल्वेनिक सेल होगा। क्या होगा इसमें? एक गैल्वेनिक सेल। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। अब इसमें से कार्यविधि को देखना है हम लोगों को। तो कार्यविधि में एक आपका ये जो सेल होगा ये अर्ध सेल हो जाएगा और दूसरा अर्ध सेल आपका ये हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें से दोनों विलयन और लवण सेतु की कार्यविधि को आप देख लेते हैं। तो एक फर्स्ट विलयन आपके पास में है, यहाँ पर इसको शॉर्ट में कर देते हैं थोड़ा सा, सॉल्ट ब्रिज। चलिए अब यहाँ पर ये आयन भी है इसके साथ में, उनको भी देखना है हम लोगों को। ये हो गया, इसमें जिंक पहले रहता है सॉलिड, ये 2 इलेक्ट्रॉनों को निकालता है और इलेक्ट्रॉनों को निकाल करके 2+ और +2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्रिया आपकी होती है एनोड में और ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है? ये ऑक्सीडेशन अर्ध सेल अभिक्रिया, हाफ सेल रिएक्शन। ध्यान देंगे इसमें कौन सी रिएक्शन होगा? ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। इसी तरह से दूसरी ओर चलेंगे हम लोग, तो इसमें से कॉपर 2+ आयन है। आप ध्यान देंगे कॉपर 2+ आयन एक्वेटिक सॉल्यूशन में उपस्थित हैं। अब ये जैसे ही जिंक यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को रिमूव करता है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ करके इसमें आते हैं और यहाँ से आ जाते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में यहाँ पर जो 2+ आयन है तो +2 इलेक्ट्रॉन इनके साथ मिल जाते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है, जैसे यहाँ पर +2 इलेक्ट्रॉन एरो Cu सॉलिड में, और ये बना हुआ Cu सॉलिड जा करके इस इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाता है। परिणाम क्या निकलता है कि इस इलेक्ट्रोड में धीरे धीरे कॉपर आयन जमा होता जाता है और ये धीरे धीरे मोटा हो जाता है और इसमें से धीरे धीरे जिंक आयन निकलते जाते हैं और ये धीरे धीरे रिड्यूस होता जाता है। अर्थात इसमें रिडक्शन रिएक्शन मीन्स रिड्यूस होगा, रिडक्शन रिएक्शन कॉपर के इलेक्ट्रोड में चलेगा। यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन और यहाँ पर कौन सा होगा? रिडक्शन रिएक्शन। अर्थात ये हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन और इसमें हो जाएगा रिडक्शन। इसमें से क्या होगा? ये रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। अर्थात इस तरह से ये दोनों हमारे सेल होंगे और दोनों में कार्यविधि चलती है। तो इस तरह से आपने क्या देखा इसमें कि दोनों सेलों में कौन कौन से अभिक्रियाएं चलती हैं। अब इसके बाद में देखेंगे कि इसमें और क्या क्या होगा। लवण सेतु द्वारा देख लेते हैं। लवण सेतु में एक और देख रहे हैं आप, इसमें पोटेशियम क्लोराइड को आपने भरा है। पोटेशियम क्लोराइड को जैसे आप दोनों सॉल्यूशन में से डुबो देते हैं तो इसमें से क्लोरीन मीन्स क्लोराइड आयन और पोटेशियम आयन अर्थात K+ ये दोनों चार्ज अपोजिट डायरेक्शन की ओर पहुंचते हैं। ध्यान दें यहाँ पर 2+ कॉपर 2+ आपका निकल चुका है, अर्थात ये सॉलिड फॉर्म पर आकर के और आपके इलेक्ट्रोड में जमा हो गया है। अर्थात इसमें देखेंगे आप सल्फेट आयन बचे हुए हैं। निगेटिविटी ज़्यादा ना हो जाए, मीन्स हमारा सेल जो है वो तुरंत ध्रुवता को न प्राप्त कर ले, इसलिए इसमें से पोटेशियम आयन मीन्स पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो आ जाते हैं इस सोल्यूशन की ओर। और यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें प्लस चार्ज बढ़ता जा रहा है आपका, इसलिए जो पोटेशियम आयन होते मीन्स क्लोराइड आयन जो होते हैं वो आ जाते हैं इस सोल्यूशन की ओर। तो इस तरह से पोटेशियम प्लस चार्ज आ जाता है कॉपर के से एनोड से मीन्स इलेक्ट्रोड से बने हुए सोल्यूशन में, और क्लोराइड आयन आ जाता है जिंक रॉड में से मैंने जिंक रॉड जिसमें डूबा हुआ है अर्थात जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में। तो ये दोनों आयन भी हमारे अपोजिट जा करके और इनमें समाहित होते हैं। अब हम लोगों को ये देखना है कि इसमें से लवण सेतु का कार्य क्या होता है। सामान्य तौर से इसको देखेंगे तो 2 कार्य करता है। एक तो सर्किट को पूरा करता है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। एक पॉइंट और देख लेंगे, इलेक्ट्रॉन जब आपके प्रवाहित होते हैं नेक्स्ट राइट डायरेक्शन में अर्थात Na2 कैथोड की ओर, तो उस समय पर विद्युत धारा मीन्स इलेक्ट्रिसिटी आपकी इधर प्रोवाइड होती है मीन्स प्रवाहित होती है।
अर्थात हमेशा इलेक्ट्रॉन जिस ओर जाते हैं उसके विपरीत विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो इस तरह से इसमें भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है।